अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका एमजीटी का 133 टॉपिक स्टार्ट होता है जो हमारे पास है अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड इन्वेंटरीज। ये आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने इसको सही रिमाइंड करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड इन्वेंटरीज, ठीक है। हम कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं इन्वेंटरीज के लिए, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स दैट इज़ यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेंटरीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए, वहाँ पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो टाइप के मेथड है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है परपेचुअल इन्वेंट्री और सेकंड है हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री, ठीक है। अब हम ये मेथड यूज़ क्यों करते हैं? हम ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो रिकॉर्ड करना है वो हम इसके थ्रू कर लें, और जो एट द एंड ऑफ ईयर जब हम अपना रिपोर्टिंग ईयर क्लोज करते हैं तो फिर जब हम मतलब अपना ट्रायल बैलेंस या बाकी बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों मेथड्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड किस केस में हमारे लिए यूज़फुल रहता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है कि भाई सिनेरियो ये है आपका, ठीक है। एक आप कंपनी के हेड हो या आप कोई शॉप रन कर रहे हो, आपकी ये नीड्स हैं, तो उसकी बेस पे आप बताएं कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, अपने इन्वेंट्रीज को अकाउंट करने के लिए, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम करेंगे यूज़ या फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे। तो फिर आपने इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस के बेस पे बताना होगा कि कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसलिए ये जो है लेक्चर ये इंपॉर्टेंट है और आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। परपेचुअल हमारे पास सिस्टम है। परपेचुअल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कंप्लीट और कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है। अब कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है कि एक एक मिनट का मतलब हमें पता होता है, इसमें डेली ये हमारा रिकॉर्ड होता है, डेट और टाइम मेंशन होता है। मतलब कुछ रिकॉर्ड होते हैं जिनमें सिर्फ डेट मेंशन होती है कि आज की डेट में। ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का क्या मतलब है, मतलब लगातार हम इसको मेंशन करते जाते हैं। जब जब टाइम चेंज होगा तब तब ये रिकॉर्ड चेंज होगा। अब एक डेट पे जब कोई सेल हुई है, जब कोई परचेज हुई है, कोई भी चीज़ आई है हमारी कंपनी में, कोई भी चीज़ बिजनेस में ऐड हो रही है, कोई डिस्पोज हो रही है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग का आपके पास रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्ड कैसे होगा, पहले आप उसकी डेट मेंशन करोगे, फिर टाइम मेंशन करोगे, फिर डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे कि वो क्या चीज़ की वजह से आप क्या सेल कर रहे हो, क्या मतलब ले रहे हो, क्या दे रहे हो अपने उस पे डेट पे और टाइम पे, ठीक है। और फिर आगे प्राइस मेंशन होगी कि इतने प्राइस से आपका डेबिट हो रहा है, इतनी से आपका क्रेडिट हो रहा है। क्लियर, मतलब कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड है हमारे पास जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। और जब भी आपको कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड रिक्वायर होगा आपके सिनेरियो में, तो आपने कहना है कि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड है और आगे जाके हम इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। आपने 2-3 एडवांटेजेस भी उठा के उसमें लिख देने हैं, ठीक है, जो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग आते हुए। और अगर बताना हो कि कौन सा हम नहीं यूज़ करेंगे तो फिर ये है, वैसे याद तो नहीं सकता लेकिन वैसे आपको बता, फिर आपने बताना है कि हम इसको इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड है और हमें अपना जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमें कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं रिक्वायर्ड। और उसके बाद आपने इसके डिसएडवांटेजेस लिख देने हैं 2-3। क्लियर। अब यहाँ पे इसको रीड आउट कर लेते हैं। कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट इन ईच इन्वेंट्री आइटम इज मेंटेन्ड, ठीक है। हर जब भी हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री आइटम आता है या जाता है, जब भी हम उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना यही है ना, या तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, ऐड हो रहा है, या फिर हमारे बिजनेस से जा रहा है। दोनों केसेस में हम उसका क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, कंप्लीट हो और कंटिन्यूस भी हो। अब परपेचुअल रिकॉर्ड जो है ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए किस वे से यूज़फुल रहता है। तो ये हमारे लिए यूज़फुल इस वे से है कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने परपेचुअल रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो जब हम एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो हम साल की बनाते हैं या हम मंथ की बनाते हैं। तो जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या एंट्री करें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड करें, क्या क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें। क्यों? क्योंकि सबका सब डिटेल जो होती है वो हमारी परपेचुअल रिकॉर्ड में होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ऐड कर सकते हैं उसे। भाई हमें इससे देखने से ये पता चलता है कि ये इस मंथ में हमारी इतनी सेल होगी है,
इस डेट में हमारी इतनी सेल होगी, इतनी परचेज हुई है, सारी ईच एंड एवरीथिंग का मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड है ना आपके पास, एक ईच एंड एवरीथिंग की आपकी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो इससे आप क्या करते हो, इजीली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब भी बनाओ, मंथली बनाओ या फिर क्वार्टरली बनाओ, ठीक है, क्वार्टरली भी होता है कि सालाना आप बनाओ, जब भी बनाओ आप क्या करते हो, इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो क्या कहता है कि ये रिकॉर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पे भी था, यही था कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, और यहाँ पे भी अगली लाइन में भी यही बात हो रही है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को आप स्टोर लेजर कार्ड भी कह सकते हो, ठीक है, कि ये आपका स्टोर लेजर कार्ड होता है। और सेकेंडली आप इसको यूज़ इसलिए करते हो क्योंकि इसमें आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। क्वांटिटी आपको बताई जाती है, क्वांटिटी वाइज इंफॉर्मेशन होती है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो और कितनी मिकदार में ले रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ बाय की है, एक मशीनरी बाय की है, 2 की है, 3 की है, क्वांटिटी बताई जाएगी साथ में। और उसके बाद अगर कोई इशू आया, ठीक है, मतलब लॉस वगैरह हो गया या कोई भी इशू अगर हुआ है, कोई मिसहैप हो गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। मतलब अगर लॉस हुआ है या अगर प्राइस कम हुई है, किसकी वजह से हुई है, क्या पीछे फैक्टर था जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो वो इशू भी इसमें डिफाइन होगा, ठीक है, हमें इसे देख के पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, बैलेंस भी हमें गिवन होगा कि बैलेंस कितना कम हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, कितना नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो क्यों हो रहा है, तो मतलब क्या हमने ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी बेस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। विद द वैल्यूज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमारे पास होती है कि इसमें हमारे पास क्या गिवन होता है, टाइम, डेट और सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट हमारे पास क्या है कि क्या इवेंट हैपन हो रहा है, परचेज जो हुई अगर हुई वो भी इवेंट हुआ, सेल हुई वो भी इवेंट हुआ, आपने कोई मशीनरी बाय की, ठीक है, आपने कोई रेंट पे किया, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इस तरह आएगा जब आप उसको डेट और टाइम के साथ मेंशन करो। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा इन्वेंट्री है, हमारे पास कौन सा सिस्टम है, हमारे पास ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम क्या करते हैं इस सिस्टम में, जो हमारे पास इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाता है इन्वेंट्री परचेज अकाउंट का, ठीक है। जब हम इसको शिफ्टिंग करते हैं ना, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो जो भी हमारे पास इन्वेंट्री का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास इन्वेंट्री परचेज अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर। और जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, ये एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड आपका जो भी बैलेंस होता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा ना इन्वेंट्री का ऑफ सेम अकाउंट, मतलब इन्वेंट्री ही अकाउंट का, जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप कहोगे कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है करंट एसेट का, ठीक है, वो आपका एसेट का जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। और ये सारी चीज़ें किस में होंगी, फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही ये आप जाके करोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री का जो होगा वो इन्वेंट्री परचेज अकाउंट में चला जाएगा, और जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग होगा वो चला जाएगा करंट एसेट के क्लोजिंग में, ठीक है। ये आपने इसको याद करना है कि कौन सा बैलेंस जो है वो कौन सी एंट्री किस जगह पे जाके होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज गिवन है कि हम कैसे क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग एंट्री परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑन परचेज फॉर इन्वेंट्री, परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एसी, ठीक है। हमने क्या किया, इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री को परचेज किया। इन्वेंट्री हमारे पास क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक होता है जो हमारी कंपनी में होता है। तो आपने इसको परचेज़ किया, या आपका रॉ मटेरियल है या जो भी है, आपने इन्वेंट्री को परचेज़ किया, तो अब आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्री, अगर आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करें तो फिर आपने क्या करना है, इन्वेंट्री परचेज़ किया, आपके जो मतलब परचेजेस आ रही हैं इंक्रीज़ हुई, तो आपके पास ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक से आपकी कैश जाएगी या आपके क्रेडिटर बनेंगे अगर आप ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैश जाएगी तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आप ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, फिर क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, इस पे इशू भी इसका लिखेंगे, ऑन इशू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, मतलब क्या इशू बना या कहाँ पे आपने उसको यूज़ किया या सेल किया, क्यों किया, उसकी क्या पीछे वजूहात थी,
ठीक है। उसके बेस पे आपने यहाँ पे जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपने इजाफी बात करनी है वो ये करनी है जो आप आगे पहले नहीं करते। ठीक है, पहले आप इधर तक करते हैं, एक डेबिट करते हैं, एक क्रेडिट करते हैं और फिर बस इट्स ओके यहाँ तक एंड कर देते हैं। लेकिन अब आपने ये जो है ना, ये हमारा जो पार्ट है ये भी इसी एंट्री का पार्ट है। ठीक है, इस एक एंट्री का ये पार्ट है। इशू हमारा क्या बन सकता है कि हमारा जो इन्वेंट्री परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है वो क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि एट द टाइम वो क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है तो हमें क्या इशू आएगा, या इन्वेंट्री परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ, ठीक है, तो या तो क्या होगा, हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो कंज्यूम होगी, कॉस्ट ऑफ कंजप्शन अकाउंट हमारा ओपन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री अपनी जो हमने परचेज़ किया उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, परचेजेस रिटर्न होती हैं, तो फिर हमारी तरफ से वो क्या होंगी, क्रेडिट कम हुई और उसके बदले हमें क्या हुई, कॉस्ट मिली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने एक किस्म की वो चीज़ें जो थी उनको हमने वापस कर दिया, उनको एक किस्म का हमने दे दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगी और ये अकाउंट हमारा डेबिट होगा। या फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ कंजप्शन अकाउंट है वो डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ कंजप्शन क्या है कि हमने क्या की, कंज्यूम हुए, हमारी इन्वेंट्री कंज्यूम हुई, मतलब तो उसके ऊपर हमें कॉस्ट चार्ज हुई। ठीक है, इन्वेंट्री कंज्यूम होना होता है कि इन्वेंट्री मतलब यूज़ होगी, अब वो हमारे पास नहीं है, क्लियर। तो इसका अकाउंट हमारा डेबिट होगा या फिर और है, तो आप इन दोनों में से कोई एक एंट्री कर सकते हैं और इन्वेंट्री परचेजेस का अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यही यहाँ पे चीज़ मेंशन है, पहले आपने उसकी एंट्री की करनी है, आपने एंट्री जो आपकी होगी मतलब ठीक जब आप परचेज उसको कर रहे हो, और यहाँ पे आपने इशू में क्या करना है, जब आप उसको सेल कर रहे हो, इशू या आप उसको यूज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, जब आप उस इन्वेंट्री को सेल कर रहे हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर ये होगा कि इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी या डेबिट हो जाएगी। ऑब्वियसली जो भी आपसे ले रहा है वो आपको पे तो करेगा। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है और इसको आपने इसी तरह ही रिमाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस, आ जाते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि एक तो ये क्या है, हमारे पास प्रोटेक्ट करता है थेफ्ट और लॉस से। थेफ्ट और लॉस से इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि यहाँ पे हम इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, भाई इस डेट को इस टाइम पे ये चीज़ सेल हुई, इस डेट को इस टाइम पे ये चीज़ परचेज हुई। अब जो आपकी परचेजेज हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आपने नोट की हुई है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपका लॉस होता है तो भी आपको पता चल जाएगा फ़ौरन, और अगर आपकी चीज़ चोरी होती है तो भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपका लॉस होता रहे तो आपको वो लेट जाके पता चलेगा और तब तक आपको बहुत लॉस हो चुका हो। ठीक है, ये आपको एट द टाइम ही आपको बता देता है कि यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, और फिर आप क्या करते हो, वो दोबारा आप वो काम नहीं करते जिससे आपका लॉस हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है, आप मज़ीद जो लॉस होता है उससे बच जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस करता है वेस्टेज को और स्पॉइलेज को। वेस्टेज भी यही होता है कि हमारा क्या होती है, चीज़ें जो ज़ाया हो जाती हैं, और स्पॉइलेज जो बेकार हो जाती हैं। ठीक है, उसके में हमारी मदद करता है कि ये क्या करता है हमारे लिए, यहाँ पे आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब आगे हम बात कर चुके हैं वो होती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर वेस्टेज आपकी चीज़ कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, ठीक है, अब मार्केट में उसका ट्रेंड है। ठीक है, जब आप वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो उस वक्त उसका ट्रेंड है, और जब आप वो प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके हो, वो आपकी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और फिर मार्केट से उसका पॉसिबिलिटी है कि मार्केट से उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाए, और जब आपका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा तो वो आपकी वेस्टेज में चली जाएगी, वो आपकी चीज़ जो आपने बनाई हुई है वो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा और वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं तो हमने एंट्री की, और जब हमारी गुड्स बन गई हैं या हम सेल कर रहे हैं तो हम साथ साथ एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ एंट्री करने से ये पता चलेगा कि जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुकी है वो ठीक है, अब 2 दिन के अंदर अंदर वो सेल हो सकती है, उसके बाद मार्केट से उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, वो जो आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो चुकी है, ठीक है, उसकी एंट्री आपकी हो चुकी है, आप क्या करते हो, उसे जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करते हो। फिर आप उस पर क्या करते हो, आप उस पर सेल लगाते हो, आप उस पर डिस्काउंट अप्लाई करते हो। फिर लोग क्या करते हैं कि वो डिस्काउंट और सेल की तरफ माइल होते हैं।
ठीक है। तो ये है कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को अगर आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहो, इसको लुक आफ्टर करते रहो, तो आप इससे जो वेस्टेज, आपको ह्यूज अमाउंट में वेस्टेज हो सकता है, आप उस ह्यूज वेस्टेज से भी बच सकते हो। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, थर्ड अमाउंट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री लेवल आप चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री लेवल आप क्या है, अब एक तो हमने बात की कि एक हर टाइम की एंट्री करनी है। ठीक है। तो अब आपका स्टॉक कम हो रहा है तो आपको फ़ौरन मतलब पता चल जाएगा कि, क्योंकि आपने क्वांटिटी भी ऐड करनी है ना इसमें, कि इतनी क्वांटिटी रह गई है, इतनी क्वांटिटी सेल हो गया, तो जितनी रह गई है, अगर आपके पास 2 रह गया है स्टॉक, ठीक है, मतलब 2 पे उस प्रोडक्ट, तो फिर आप क्या करोगे, आप जहाँ से परचेज़ कर रहे हो आप उन्हें बोलोगे कि भाई दोबारा बना दे। अगर आप खुद बना रहे हो तो आप अपने लेबर को उस पर वर्कआउट कराओगे, वहाँ पे आप उन्हें लगाओगे कि वो वहाँ पे काम करें और उस प्रोडक्ट को बनाएं जिसका स्टॉक हमारे पास क्या है, ख़त्म होने वाला है। तो ये आप इन्वेंट्री लेवल इस पे चेक कर सकते हो। ठीक है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, इट सर्व्स आ मोरल चेक। ठीक है। ये हमारे पास क्या एक मोरल चेक के तौर पे हमारा काम करता है। अब मॉरल चेक जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, अब मॉरल चेक हमारे पास एक ऐसा चेक होता है जिसके बेस पे हम क्या कहते हैं कि भाई ये बंदा, अगर हम एक पर्सन की बात करें, इसका मॉरल जो है वो बहुत अच्छा है, वो सही से आपसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो ये हमें मॉरल चेक के तौर पे कैसे सर्व करता है कि इसमें हमारे पास ईच एंड एवरी डिटेल पड़ी होती है, हमें आसानी से वो डिटेल मिल जाती है और वो एक्यूरेट होती है। ठीक है। मतलब आप कह लें कि ये जो हमारे पास परपेचुअल सिस्टम होता है ये हमें ऑनेस्टली डिटेल प्रोवाइड करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पर्सन का जो था, जो एक पर्सन की का एट्रीब्यूट था उसको असाइन कर दिया है कि हमारे पास जो परपेचुअल सिस्टम है वो भी एक पर्सन के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी। अब ये हमारे पास इसको भी इस चीज़ को हाईलाइट करता है। स्लो मूविंग का मतलब है, मतलब एक इन्वेंट्री है, उसको आपने 1 जनवरी को सेल किया। ठीक है। अब वो आपके पास प्रोडक्ट है, और सेकंड जो उसकी आपके पास इन्वेंट्री हो रही है वो आपकी आके हो रही है 2 फेब को। तो अब मतलब एक पूरे माह में वो उसकी एंट्री नहीं हुई, वो प्रोडक्ट आपके पास सेल ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये आपके पास स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। आपको क्या करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, इस प्रोडक्ट पे आपको वर्क करना चाहिए, आपको इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी प्रोडक्ट फास्ट सेल होगी। ठीक है। तो ये हाईलाइट कर देता है उस चीज़ को कि अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब स्लो मूविंग है तो भी आपको पता चल जाता है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड टर्म यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रही है एब्सोल्यूट इन्वेंट्री। ठीक है। एब्सोल्यूट इन्वेंट्री हमारे पास की कौन सी इन्वेंट्री है, ये हमारे पास वो इन्वेंट्री है जो हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे हमें मिलती है। ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कि पूरी की पूरी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही हो तब से लेके लास्ट टर्म तक, एंड इसकी स्टेज क्या होगी जब हमारी प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो जाए कस्टमर्स को, तो उस वक्त जो हमारी इन्वेंट्री होगी हम उसको बोलेंगे कि ये ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है। मतलब जो प्रोडक्ट आपने सेल कर दी उसकी इन्वेंट्री को आप कहेंगे कि ये आपकी जो इन्वेंट्री है वो ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग। आप क्या कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आप कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ डिटेल तो आपके पास मौजूद है, आपने काउंटिंग ही करनी है ना, मतलब रजिस्टर आपका फिजिकल अवेलेबल है आपको, तो आपने उसको फिजिकल मतलब ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल है, तो आपने उसको सिंपल काउंट करना है और वो आप कर सकते हो। आप अपनी शॉप में जाके भी उसको मैच कर सकते हो कि जो चीज़ मेरे रजिस्टर में है वो शॉप में भी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके हमारे इसके पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नहीं होते, जो भी चीज़ होती है उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ एडवांटेजेस होते हैं। क्लियर। तो अब इसका हमारे पास क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें हमें एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, डेट, टाइम, मतलब ठीक है। अब एट अ टाइम, एक टाइम पे अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आप इतनी ज़्यादा सेल्स कर रहे होते हो, इतनी ज़्यादा, तो आप क्या करते हो, अब एक टाइम पे अगर आप देखो तो आपकी हज़ारों सेल्स हो सकती हैं। ठीक है। मतलब हंड्रेड्स में भी सेल्स हो सकती हैं अगर आप छोटी कंपनी की बात कर रहे हो। तो लेकिन मतलब अगर आप मिनिमम भी करो 100-200 सेल्स तो आपकी कहीं नहीं गई 1 मिनट में, और 1 मिनट में 100-200 सेल्स की एंट्री करना वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले हमने इसके फ़ायदे देखे कि इसके फ़ायदे यही है, अब इसके नुकसान भी हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है। ऑब्वियसली कॉस्टली तो हो गई, जब आप इतना ज़्यादा इसको मैनेज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लेबर भी लगानी पड़ेगी, एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे,
और एम्प्लॉय वो होंगे जिसके पास स्किल हो। अब आम बंदा इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। एक आम बंदे को आप कह दो, वो कैसे मैनेज कर लेगा इसको? ऐसे मैनेज नहीं होगा। और ये आपका वो फिजिकल मतलब मैनेज नहीं हो सकता। रजिस्टर पे आप एक टाइम में इतनी सेल्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, जिसके पास कंप्यूटर की हाव ना हो, जिसे पता हो कि मैंने एक मिनट में इतनी ज़्यादा सेल्स अगर इनकी एंट्री करनी है तो कैसे मैंने फास्टली इनको एंटर करना है, ठीक है। इससे ये आपके पास कॉस्टली भी होगा, क्यों? क्योंकि अब आप जो भी एम्प्लॉय लगा रहे हो आपको उसे पे करना पड़ेगा। आप कंप्यूटर बाय कर रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका ऑनलाइन जितना भी खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कंज्यूम कर रहा है, तो वो आपको सारा कुछ पे करना पड़ेगा। और अब अगर आप एक शॉप देखो जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, उसका बिल, और एक शॉप जो कंप्यूटर मतलब 24 आवर्स उनका ऑन रहता है वो शॉप, अब ऑब्वियसली उनका बिल ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और रिक्वायर्ड। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ये यही पॉइंट है फर्स्ट वाला, ठीक है, कि हमें क्या करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब पूरे का पूरा ये तो एक मिनट की सिर्फ हमने बात की कितनी सेल्स हो सकती है, और फिर पूरे एक दिन में कितनी होती है। और अगर आपका शॉप का टाइम 9 बजे है रात को क्लोजिंग, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो बैंक मैनेजर्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, फिर उन्हें 3-3 घंटे इजाफी लगाने पड़ते हैं सिर्फ इन सारी जो भी उन्होंने आज की है एंट्री उनको क्लोज करने के लिए, उनको देखने के लिए कि जो जो आज की एंट्री की है वो ठीक है, या मतलब जितनी हमने फिज़िकली चीज़ें बेची हैं और वो जो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं वो दोनों का सेम है बजट, और मतलब इसमें मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या है, हमने पढ़ा कि जो हमारे पास परपेचुअल है वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन पीरियोडिक जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड इज़ नॉट मेंटेन्ड। अब जहाँ पे बात आ जाए कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड की, तो ये मेंटेन नहीं करते हम इसको, और हम इसकी क्या करते हैं, डे टू डे मूवमेंट नहीं काउंट करते। हम नहीं देखते कि हर एक दिन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक दिन में कितनी जा रही हैं, मतलब ये नहीं करेंगे हम, मतलब इन डिटेल यहाँ पे हम नहीं चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब कितनी हमारे पास इन्वेंट्री है या क्या उसकी कॉस्ट है, उसको हम डिटरमिन करेंगे रिपोर्टिंग पीरियड के लास्ट पे। रिपोर्टिंग पीरियड आपका 12 माह का होता है, तो जब आपका रिपोर्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आप रिपोर्टिंग पीरियड अपना 12 माह रखते हो तो 12 माह है, अगर आप मंथली रखते हो तो आपका मंथली है, ठीक है। ये आपको पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली जो आपका होता है वो 12 माह का होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग पीरियड आपका 12 माह का होता है। तो आप रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे जाके क्या करते हो, इसकी वैल्यू काउंट करते हो, और वो भी कैसे करते हो, ऑनलाइन मैनेज कुछ भी नहीं आप करते, आप फिजिकल काउंट करते हो, आप इन्वेंट्री चेक करते हो, एक एक स्टॉक जाके देखते हो कि अच्छा ये इस शेल्फ पे इतनी चीज़ें पड़ी हैं, इस शेल्फ पे इतनी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब शेल्फ में एग्जांपल ले रही हूँ कि मतलब आप फिजिकली ऐसे करोगे चेक, ठीक है। और कहाँ पे चेक करोगे, अपने स्टोर में, अपने वेयर हाउस में, अपनी वर्कशॉप में, जहाँ पे भी आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं आप वहाँ पे उनको देखोगे, ठीक है। वेयर हाउस में हमारे पास क्या क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को स्टोर करवाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या उनको सेल करने के लिए, जब तक वो सेल नहीं होती तब तक वो वेयर हाउस में पड़ी रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री की हमारे पास एंट्री है यहाँ पे। अब इसमें अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, कोई इन्वेंट्री आपने परचेज़ की, सिंपल परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा अगर कैश से कर रहे हैं, और अगर ऑन क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट अकाउंट आपका आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑन इशू या कंजप्शन हुई या सेल आपने की इन्वेंट्री, तो वहाँ पे इसकी आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी इशू मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे कैसे, वो हमारे पास यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। हम क्या करेंगे, हम हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, हम ओपनिंग इन्वेंट्री को और जो हमने परचेजेस किए हैं हम उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड हमारा एंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को क्लोज कर देंगे। और अगर उन दोनों को हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। वैसे ये दोनों अकाउंट हमारे पास डेबिट होते हैं, लेकिन जब हम इनको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। और ये क्लोज किस वजह से हुई है, इनके अगेंस्ट हमारे पास क्या चार्ज हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमने जो भी कॉस्ट ली ना, जब जो भी हमने चीज़ें सेल की, तो वो हमारे पास क्या हुई, वो हमारे पास डेबिट होगी। देखें, अगर आप इसको वैसे भी देखें तो जब ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी अकाउंट जो है ओपनिंग इन्वेंट्री का वो क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपकी इन्वेंट्री जो थी
जब आपने फर्स्ट डेट पे आपने इन्वेंट्री ओपन की थी कि मतलब आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, इतनी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, इतनी उनकी प्राइस है, और एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड आपने क्या किया, उस एंट्री को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब जो आपकी जो चीज़ें पड़ी थी उनमें से वो सेल होगी। अब जो सेल हुई उसके पे आपको क्या चार्ज हुआ, कॉस्ट आई आपके पास, कॉस्ट का जो आपका अकाउंट था वो क्या हुआ, डेबिट हुआ। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर वो चीज़ें आपकी सेल होगी तो आपको गुड्स मतलब कॉस्ट मिलेगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, मतलब जो चीज़ें बेच चुके हैं आप उसकी कॉस्ट होगी और वो आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री है। अब यहाँ पे देख लें आप, हमने कोई इशू डिफाइन नहीं किया, सिंपल जैसे आप पहले एंट्री करते थे वैसे ही आपने एंट्री कर दी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा ना इन्वेंट्री का, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आके आपका क्या बन जाएगा, वो आपका आके डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट करेंगे, जैसे ओपनिंग को क्रेडिट किया और क्लोजिंग को डेबिट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास अकाउंट क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमारा डेबिट क्यों हुआ, कि हमारे पास कोई चीज़ आएगी, मतलब जो चीज़ें हमारे पास आई वो हमारी क्या हुई, वो हमारी डेबिट होगी, और जो उन पे हमें क्या हुई, हमने कॉस्ट पे की, और जो हमने कॉस्ट पे की वो हमारा क्या होगा, वो जो अकाउंट होगा वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसकी एंट्री किया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा क्या है कि जो चीज़ हमारी क्रेडिट हो रही है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, जो हमारी डेबिट हो रही है उसको हमने डेबिट कर दिया। लेकिन आप एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ऑन रिपोर्टिंग डेट की बात हो रही है, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है, तो फिर आपका क्या होगा, फिर जो आपकी जो क्लोजिंग होगी वो ओपनिंग हो जाएगी, और जो ओपनिंग होगी वो क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, इनकी नेचर चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे भी नेचर चेंज की और यहाँ पे भी नेचर चेंज की। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। एडवांटेजेस वही होंगे जो हमारे पास जो थी हमारी परपेचुअल, उसके डिसएडवांटेजेस थे इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स थी, ये हमारे पास सिंपल है और चीप भी है। ठीक है, हम इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई हमें स्किल नहीं रिक्वायर्ड होता, कोई टेक्निकल पर्सन नहीं रिक्वायर्ड होता, एक ही बंदा ये सारा काम कर सकता है। कोई कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, करनी तो पड़ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही, नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी, और ना ही आपके पास टेक्निकल स्किल चाहिए, ना ही आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है कि टेक्निकल स्किल होंगे तो आप काम करोगे, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, जो वहाँ पे आपके पास एडवांटेजेस थे वही आपके डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। अब इसमें आपको क्या है, अगर थेफ्ट होता है या लॉस होता है तो आपको फ़ौरन पता नहीं चलेगा और वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये तो आपका ऑब्वियसली लॉस होगा। और फिर क्या होगा, हेल्प जो आपकी वेस्टेज से हेल्प हो रही थी कि आपको पता चल जाएगा फ़ौरन के ये चीज़ मार्केट ट्रेंड क्या है, ये वो वगैरह कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा। और जो आपके पास इन्वेंट्री लेवल है वो भी आपको पता नहीं चल रहा। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल आपकी शॉप पे एक स्टॉक जो है वो ज़ीरो का है। ठीक है, प्रोडक्ट ज़ीरो होगी, बिल्कुल ख़त्म होगी, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी इन्वेंट्री लेवल क्या, आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप कहते हो भाई ये तो ख़त्म है, मुझे तो मिल नहीं रही। फिर आप जाके कंपनी को कहते हो कि भाई हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दें या हमें बना के दें, फिर उन्होंने भी बनानी, और फिर आने जाने का ट्रांसपोर्ट में भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कस्टमर को वो उसी वक्त चाहिए थी, फिर आपका कस्टमर चला जाएगा, फिर वो किसी और शॉप पे जाएगा, उसका आप फिर वो क्या कहेगा, फिर वो आपके पास आएगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, वो कहेगा जब भी इनके पास आते हैं हम इनका स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिसएडवांटेजेस होता है। ये आपको पहले से अगर आपको मतलब मैनेज करो तो फिर वो कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर उन्हें पता होता है कि जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो आपके पास ही आएंगे, उन्हें पता होता है कि आपके पास जब भी वो आते हैं आप उन्हें दे देते हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये आपके डिसएडवांटेजेस में आएंगी प्रोडक्ट की चीज़ें कुछ। और यहाँ पे क्या है, स्लो मूविंग और एब्सोल्यूट इन्वेंट्री का भी हमें नहीं पता चलता कौन सी इन्वेंट्री स्लो जा रही है या क्या हमारा सीन है। ठीक है, कुछ भी पता नहीं चलता। और आप क्या करते हो, आप फ्रिक्वेंट काउंट भी नहीं कर सकते फिजिकल, मतलब आप मैच नहीं कर सकते, जो आपने एंट्री की वो आपकी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री कुछ कर ही नहीं रहे, आप डायरेक्ट ही जाके फिजिकल देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपके सारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। और अगर आप पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो बेटर है कि मतलब आप इन दोनों की बेस पे आप आंसर करें आपने क्या यूज़ करना है। और कोई ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम आधी मतलब पीरियोडिक यूज़ करेंगे और आधी हम जो है वो परपेचुअल यूज़ करेंगे, मतलब दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे ताकि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमारे कम से कम हो। क्लियर। फिर हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, अब नॉर्मल लॉस की और नॉर्मल लॉस की। सो ये ओपन हो गया था। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास जो अब नॉर्मल कॉस्ट है ना, सॉरी अब नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल, पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस ये होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हम उसका लॉस मेजर कर लेते हैं कि मतलब अगर इनपुट्स इतनी होंगी, आउटपुट्स इतनी होंगी, तो हमें ये लॉस आ सकता है। तो हम उसके लिए क्या होते हैं, फाइनेंशियली और वैसे भी मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं। हम पहले मेजर्स कर लेते हैं कि अगर हमें लॉस आएगा तो हमने उसको ओवरकम कैसे करना है, उस पर काबू कैसे पाना है, ठीक है। वो आपका नॉर्मल लॉस होगा जो आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेते हो कि ये आ सकता है, आपको पता होता है। फिर अगर वो आ भी जाता है तो नॉर्मल लॉस होगा, अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड है कि आपका लॉस आया ही नहीं है, आपका फिर वो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपका आ जाता है तो वो आपका नॉर्मल लॉस होगा। और फिर अब नॉर्मल लॉस क्या है कि अगर जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे ज़्यादा लॉस हो गया, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 5% लॉस हो सकता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपको 10% हो गया, 15% हो गया, तो फिर वो आपका अब नॉर्मल लॉस होगा। और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे, और फिर आपको ज़्यादा लॉस होगा, आपकी कंपनी को ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस में से जा सकती है फिर आपकी कंपनी। और इसीलिए ये जो हमारे पास अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस की वजह से रिकवर कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस हुई है तो, ठीक है। अगर मतलब आपकी कंपनी बाय फायर लॉस हो गया, ठीक है, आग लगी और लॉस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया लॉस हो गया, तो आपका क्या होगा, वो अब नॉर्मल लॉस होगा। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, आपने कोई मेजरमेंट नहीं की होती उसके लिए, तो वो फिर आपकी इंश्योरेंस से प्रिपेयर कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई तो फिर तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा, आप खुद सोच लें कितना आपको नुकसान होगा, फिर आपकी जो कंपनी है वो उस पर बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का, वेयर एज नॉर्मल लॉसेज आर जनरली एक्सपेक्टेड। नॉर्मल लॉस वही होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, तो इसे नॉर्मल लॉस का इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि हम फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तौर पर प्रिपेयर होते हैं। अब नॉर्मल के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। अब परपेचुअल सिस्टम है, इसमें हम अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कैसे करेंगे और पीरियोडिक में कैसे करेंगे। परपेचुअल में हम अब नॉर्मल लॉस करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस हमारा आया, अब नॉर्मल लॉस का जो अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है तो ये लॉस, लेकिन आया तो है ना, ठीक है। मतलब इसका जो इंक्रीमेंट तो हुआ इसके अमाउंट में, जब भी इंक्रीमेंट हो, जब इसकी अमाउंट बढ़े, तो ये हमारे पास नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट क्या है, ये क्रेडिट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है तो वो अब नॉर्मल लॉस होगा। हमें आग लगी है कंपनी को या कुछ भी मसला बना है तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई थी, तो वो इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इधर बताएंगे भी, वजह भी बताएंगे कि हमारे पास क्यों हुआ ये लॉस, ठीक है। मतलब नॉर्मल लॉस का आप यहाँ पे बताएंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे। नॉर्मल आप कह रहे थे कि इतनी इन्वेंट्री कम हो रही है तो हमारे पास इतने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से वो लॉस रिकवर कर लेंगे और वो हमारी डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर आपकी मतलब 5% आपकी प्रोडक्ट्स ख़राब बन रही है तो आप क्या करोगे, जो आपकी प्रोडक्ट ठीक बन रही है, जो सेल हो रहे हैं, उसको आप प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा कर लोगे, इस तरह आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसका इशू नहीं आएगा आपको। और पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा, पीरियोडिक सिस्टम में आपकी परचेजेस कम हुई, ठीक है, अब नॉर्मल लॉस बढ़ा। अब यही है ना, अब नॉर्मल लॉस तो आपका इंक्रीज होगा, लॉस आ रहा है मतलब लॉस इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। उसके बाद परचेजेस की वजह से हुआ तो आपका क्या होगा, ये परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे नॉर्मल लॉस की, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस आया और हमने उसको रिकवर कर लिया, बस उसकी एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, आया और रिकवर हो गया, मतलब हम माइंडली और फाइनेंशियली प्रिपेयर थे। और अब यहाँ पे हमने क्यों किया, परपेचुअल में हमने इसलिए की कि यहाँ पे हम इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग लिखते हैं, कब कब क्या क्या हैपन हुआ, ठीक है। सारे इवेंट्स लिखते हैं, चाहे वो लॉस में जाएँ चाहे वो प्रॉफिट में जाएँ। स्टूडेंट्स आपका यहीं पे ये टॉपिक एंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।